चेतना, कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हुए हमने देखा कि यदि हम इसका एक दायरा बना लेते हैं तो इस चेतना के निश्चित दायरे को क्या प्रभावित करता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार यह चेतना वास्तव में हमारे अपने अहंकार से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। चेतना के जो अंग है, यह चेतना जिस चीज़ से प्रभावित होती है वो खास करके 3 चीज़ें हैं, खास करके मनस एवं बुद्धि और अहंकार। ये तीनों चीज़ उसको इन्फ्लुएंस करती है। यदि हम सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से देखें तो जो अगली चीज़ हमारे कॉन्शियसनेस को प्रभावित करती है वह है हमारे सोचने का तरीका, यानी हमारे दिल और दिमाग की भूमिका। उसी तरह से अहंकार, इसका अपना सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव होता है। तीसरा मुख्य कारक है बुद्धि एवं इंटेलिजेंस, कि हम अपनी बुद्धि का किस तरह से सकारात्मक या नकारात्मक तरह से उपयोग करते हैं। अब विज्ञान कई रिसर्च करके इस संसार को ज़्यादा आरामदायक और सामंजस्यपूर्ण, लग्जरियस, विनाशक की बजाय अधिक रचनात्मक बना सकता है। यह रचनात्मक और विनाश, ये दोनों इंटेलिजेंस का ही हिस्सा है। यानी रचनात्मक का यह पहलू साथ ही विनाश करने की क्षमता में रखता है। सोचना और महसूस करना, सोचना और महसूस करना, हमारे अस्तित्व में वे जिस तरह से धुले मिले हैं उसी तरह से मैं जो कहूँ वही सही है वाला खैया और हमारा अहंकार हमारी चेतना को बुरी तरह से असर करते हैं। जब हम राजा जनक और ऋषि अष्टवक्र के बीच के संवाद की बात करते हैं तब हम हैरान रह जाते हैं कि राजा जनक ने 3 मूलभूत प्रश्न जो पूछे थे, उच्चतर ज्ञान कैसे हासिल किया जाए, मोक्ष कैसे किया जाए और अनासक्ति कैसे रहें या अनासक्ति का भाव कैसे विकसित किया जाए। ऋषि अष्टावक्र बिना समय बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि इन 5 मूलभूत गुणों को विकसित करो और कामुक सुख जैसी बाकी सभी बातों और विषयों को विष के भांति समझो। विष माने जहर, पॉइजन। विषयों को जहर के समान मानो। यदि हमारे अस्तित्व का उद्देश्य चेतना का क्रम या एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस है तो आखिरकार वे कौन से 5 गुण हैं जिन्हें उन्होंने खास करके दर्शित किया। फिर हमें समझना होगा कि ये 5 गुण हमारी चेतना को विकसित करने में कैसे मदद करेंगे। इन 5 में से पहला गुण है करुणामय होना, कंपैशन पैदा करना अपने हृदय में। कल्पना करें यदि किसी इंसान में करुणा या कंपैशन नहीं हो तो उनकी चेतना कैसी होगी। यदि वह इंसान सत्यवादी नहीं है और परिस्थितियों को अपनी बातों को झूठ बोलकर घुमाए, धोखा दे, तो उस इंसान की चेतना कैसी होगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, सच्चाई, ईमानदारी और क्षमाशील स्वभाव, वे सभी चेतना के विषय में योगदान देते हैं। ये सारे गुण हमें एक तरह से हमें मुक्ति दिलाते हैं। ये हमारे दिल को अपराध बोध या गिल्ट के भारी बोझ से मुक्त करता है। ये अपराध बोध या गिल्ट ही है जो चेतना के स्तर पर, कॉन्शियसनेस पर हमें बाधित करता है। चेतना भारी हो जाती है। काश मैंने अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ किया होता, या अपनी माँ के गुजरने से पहले
यदि मैंने मुझे माफ़ कर दे माँ ऐसा कुछ कहकर माफ़ी मांग ली होती। ऐसे ही सारे अधूरे काम अपराध बोध का कारण होते हैं, अधूरापन। हमारी चेतना पर इसका बहुत ही गहरा असर पड़ता है। इसीलिए ये जरूरी है कि हम अपने काम पूरे करें, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, पूरी तरह से निभाएं, और न सिर्फ उन्हें पूरा करें बल्कि उचित समय पर उसे खत्म करें, उसे पूरा करें। किसी की जान बचाने के लिए जो कुछ आपको करना चाहिए था वो तभी कर लेना चाहिए जब सामने वाला मुश्किल में हो। लेकिन यदि वह खुद तकलीफ में है और फिर एक लंबे संघर्ष के बाद अपने आप ही उठ खड़ा हो गया और तब जाकर आप कहेंगे भाई मैं यहाँ आपकी मदद के लिए आया हूँ, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में देरी नहीं करनी चाहिए। सही समय पर काम पूरा करना बहुत जरूरी है। जब हम कहते हैं कि हमारी चेतना के विकास में बुद्धि एक अहम भूमिका निभाती है, तो हम इसकी भूमिका को तभी समझ सकते हैं जब हम अपनी चेतना के विकास में इस बुद्धिमत्ता के नकारात्मक भाग या नकारात्मक कार्य को समझ लें। यह कैसा होगा? जब हम अपनी बुद्धिमत्ता का गलत तरीके से उपयोग करते हैं, तब हमारी चेतना के विस्तार में इसका नकारात्मक असर पड़ता है। जब हम किसी चीज को अनुभव के द्वारा सीख लेते हैं, तब यह बुद्धि की आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस प्रक्रिया से हम समझदार बन जाते हैं। एक ध्यानमयी मन को, जो मेडिटेटिव माइंड है, अनुभव करने की वास्तविक प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती। बेशक अनुभव ज्ञान से श्रेष्ठ है, फिर भी एक मेडिटेटिव माइंड या ध्यानमयी मन इस बात को समझ सकता है कुछ करने से पहले ही कि यदि कुछ अनुचित काम करता है तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, क्या गलत परिणाम आ सकते हैं। यही सार्वभौमिक बुद्धिमत्ता है जो एक ध्यानमयी मन को मार्गदर्शित करती है, जिसे हम विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता कहते हैं। विवेकमयी बुद्धि का मतलब है कि हम यह समझें क्या सही है, क्या गलत है, क्या फायदेमंद है, क्या इतना फायदेमंद नहीं है, क्या कारण है या क्या प्रभाव है, क्या कर्म है और क्या कर्म फल है। विवेक बुद्धि ही है जो इन सब के बीच अंतर करने में हमें मार्गदर्शित करती है। इसलिए जैसे जैसे हम अपनी चेतना को विकसित करते जाते हैं, जैसे जैसे हम ध्यान में डूब जाते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन सालों तक करते रहते हैं, हम अधिकाधिक समझदार और अधिकाधिक विवेकी बनते जाते हैं। तो मूलभूत रूप से ध्यान मन का नियमन करने में मदद करता है। यह हमारी बुद्धि को तेज करने में मदद करता है। यह बुद्धि या इंटेलिजेंस किस तरह से हमारी कॉन्शियसनेस में कैसे योगदान देती है, यदि हमें पूरी प्रक्रिया को गौर से देखना है, तो जिस तरह से हमने इसे समझा था कि कैसे सोचना महसूस करने में विकसित होता है, यह एहसास ही है जो कि जितना अधिक बेहतर होता जाता है, हम उतने ही अधिक संवेदनशील या सेंसिटिव होते जाते हैं। अनुभूति भी उतनी ही बेहतर होगी। जितनी ज़्यादा
सेंसिटिविटी होएगी या संवेदनशीलता होएगी, अनुभूति भी उतनी ही बेहतर होगी। और जिस तरह से यह अनुभूति विकसित होती है, बुद्धिमत्ता की भूमिका शुरू हो जाती है कि मुझे इस पुकार का जवाब देना चाहिए, किस तरह देना चाहिए, उसके बारे में सोच भी बढ़ती है। यह कुछ ऐसा ही है कि जैसे मैं महसूस कर रहा हूँ, मुझे अपनी बुद्धिमत्ता के साथ इसका जवाब देना चाहिए। अब जब हम बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, इस बुद्धि का उच्चतर स्वरूप है बुद्धिमत्ता, जिसके साथ हम अभी जवाब दे रहे हैं। बुद्धि स्थिर होती है, बुद्धिमत्ता सक्रिय होती है, और जब यह बुद्धिमत्ता हमारे इंट्यूशन, अंतर्बोध के साथ मिलती है, तब यह हम में एक तरह से समझदारी की और ज़्यादा बढ़ाती है। इसका मतलब है कि जो हमारी इंटेलेक्ट है, बुद्धि, वो इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता में कन्वर्ट होती है और वो बाद में इंट्यूशन की ओर आगे बढ़ती है। समझदारी जिसके बारे में है, हमने पहले बात की थी कि एक ध्यानमयी मन किस तरह से सीधे सीधे अंतर्बोध या इंट्यूशन या समझदारी के इस पहलू पर चला जाता है। अन्य कारणों की उपेक्षा करते हुए ध्यान हमें चीज़ों की और महसूस करने की क्षमता को विकसित करने और संवेदनशील बनने में मदद करता है, और इस बढ़ी हुई संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी के कारण हम सहज ज्ञान की क्षमता को उपयोग कर पाते हैं, और तब यह अंतर्बोध, इंट्यूशन, हमें और भी समझदार बनने के लिए मार्गदर्शित करता है। यानी कम से कम तर गलतियाँ करना। साथ ही इसका मतलब यह भी है कि जीवन में हर छोटे छोटे कदम पर सही या उचित चयन करना, ये ध्यान से ही होता है अच्छी तरह से। यही योग की सुंदरता है। लोग कहते हैं कि आप आंख बंद करके बैठ जाते हैं, क्या फ़ायदा। जब अपनी आंख बंद करके हम ध्यान में, खास करके हार्टफुलनेस में प्राणाहुति के साथ ध्यान करते हैं, तब रहस्यमयी बातें उजागर होती है। फिर से बताता हूँ, खास करके हार्टफुलनेस वे से ध्यान करते हैं, जहाँ हम प्राणाहुति का सदुपयोग करते हैं, तब बहुत रहस्यमयी बातें उजागर होती हैं। अक्सर लोग ध्यान करते हैं, मैंने कई लोगों को ध्यान करते हुए देखा है, जो कहते हैं कि सर मैं ध्यान तो करता हूँ, लेकिन पूरी विनम्रता, पूर्ण विश्वास के साथ आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि आप हार्टफुलनेस ध्यान की इस पद्धति को करने में पछताएंगे नहीं। आपकी जो फरियादें हैं कि ध्यान में ही नहीं हो सकता हूँ, बहुत विचार आते हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये जो प्राणाहुति है, वो एक समर्थ गुरु, एक समर्थ मार्गदर्शक के संप्रेषित होने वाली प्राणाहुति भी शामिल होती है।